हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त की शानदार कृति भारत भारती की, जो आपके यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो CSC यानी कि सिविल सर्विसेज परीक्षा होती है, उसका जो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय है, उसके प्रश्न पत्र 2 के खंड क में शामिल है। और आज हम बात करेंगे उसके संवेदना पक्ष की, किस प्रकार से उसमें गुप्त जी ने अपने विचारों को आकार दिया, किस प्रकार से एक ग्रंथ के रूप में, खासकर हिंदी खड़ी बोली के ग्रंथ के रूप में भारत भारती ने लोगों को प्रभावित किया। आज हम इस पे बात करेंगे। ठीक, बताता चलो कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो बैच नंबर 7 है, 18 अक्टूबर को उसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है, यानी कि 18 अक्टूबर को इसमें एडमिशंस बंद हो जाएंगे। ठीक है, खास बात क्या कि अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करते हैं, यानी कि studyIQ.com पे विजिट किया आपने, राइट हैंड साइड पे ऑप्शनल कोर्स पे गए, वहां पे इस कोर्स को बाय नाउ में जाके कोड में यूज कोड, उसमें जाके विकास लाइव कोड का प्रयोग किया तो मात्र 14,999 रुपए में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। 18 अक्टूबर को ये बैच जो है क्लोज हो जाएगा, 18 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। और आई विश कि आपका दशहरा अच्छा बीता हो। चलिए बात करें अगर आज की, तो आज हम बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त के भारत भारती की। बताते चले कि ऑफिशियल विकास @ऑफिशियल विकास मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्कैन करके भी आप इससे जुड़ सकते हैं, @ऑफिशियल विकास सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, vikas.singh@studyIQ.com पे आप मेल करके तो भी आप उससे बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। वहां पे अगर आपकी कुछ क्वेरी हो, चाहे हिंदी साहित्य को लेके या एथिक्स को या पॉलिटी को लेके जो मैं पढ़ाता हूं, आप मुझे मेल के द्वारा पूछ सकते हैं। ठीक, बात की जाए अगर भारत भारती की मैथिली शरण गुप्त की, तो 3 अगस्त 1886 को चिरगांव झांसी में जन्म हुआ मैथिली शरण गुप्त का, जिनको उनके साहित्यकार, जो कॉन्टेम्प्ररी साहित्यकार थे, वो दद्दा जी कह के बुलाते थे। ठीक है, 1912 में उन्होंने भारत भारती की रचना की। इसे नव जागरण का उद्घोष या उद्बोधन कहा जाता है। लेकिन कुछ बातें और हमें समझनी जरूरी है, कुछ बातें और हैं जिन्हें समझा जाना बहुत जरूरी है। जैसे कि जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं, ठीक है, और इसके आधुनिक काल की बात करते हैं, ठीक है, हिंदी साहित्य की अगर हम आधुनिक काल की बात करते हैं, तो इसको कई सारे वर्गों में बांटा गया है, कई कालों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला जो काल है उसको हम क्या कहते हैं? भारतेंदु युग कहते हैं। जो दूसरा है उसे हम, मतलब इसी क्रम में, उसे द्विवेदी युग कहते हैं। इसके बाद आता है छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, और इस प्रकार से इसका डिवीजन होता जाता है। मेरा मुख्य उद्देश्य था आपका इस विशेष काल पे ध्यान आकर्षित करना। द्विवेदी युग जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे रहा। खास बात क्या रही कि इस दौरान द्विवेदी जी ने कोशिश की कि इस काल में जो कवि हैं उनका काव्यानुशासन कायम हो, मतलब बहुत ब्रज और अवधि में रचनाएं हो रही थी, खासकर ब्रज में रचनाएं फिर खड़ी बोली में हो, यानी कि जो तत्सम युक्त खड़ी बोली है, हिंदी भाषा है, उसमें रचनाएं हो। कुछ ऐसा इन्होंने प्रयास किया और ये फिर देखने को मिला भी। और कहीं ना कहीं भारत भारती इसका बहुत अच्छा आपको प्रमाण मिलेगा। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो तत्सम हिंदी के हैं और प्रॉपर हिंदी भाषा का हम कह सकते हैं कि ये पहला बड़ा गीत था। ठीक है, पहला ये बड़ा गीत था जिसको मैथिली शरण गुप्त ने इसकी रचना की। बात की जाए अगर भारत भारती के संवेदना पक्ष की, तो क्या, चूंकि यह नव जागरण का उद्बोधन था, उद्बोधन काव्य था, अतः एक मूल प्रश्न इसके केंद्र में है कि जब अतीत इतना गौरवपूर्ण था तो आज भारत की इतनी दुर्दशा क्यों है? कुछ ऐसा ही भारत दुर्दशा में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने चित्रित किया था। खैर, मैं आपको एक चीज और बताता चलूं कि यूं तो मूल प्रश्न इसके केंद्र में है कि भाई जब इतना गौरवपूर्ण है, इसी पे इन्होंने पूरी की पूरी भारत भारती को लिखा है। 3 खंड है, अतीत खंड है, वर्तमान खंड है। ठीक है, अतीत खंड है, वर्तमान खंड है और साथ में भविष्य खंड है। इसमें ही उन्होंने पूरा लिखा है। अतीत खंड जो है वो सबसे बड़ा खंड है, फिर जो वर्तमान खंड है, फिर उसके बाद जो भविष्य खंड है वो छोटा खंड है। मूल प्रश्न क्या है कि इतना शानदार हमारा इतिहास था तो आज ये दुर्दशा क्यों है? इस पे इन्होंने बात की है। इसकी गौरव, जो भारत के जो गौरवशाली वर्ष थे, उनकी विशेषताओं को इन्होंने वर्णित किया हुआ है। एक चीज और मैं बताता चलूं कि भावना प्रधान है। जब आप इसको पढ़ेंगे ना, तो जो भावना है वो बहुत शानदार है।
इस कारण शायद शिल्प पे उतना काम वो नहीं कर पाए, यद्यपि भाषा का उन्होंने पूरा ध्यान रखा है। तो शिल्प के, जैसे किसी काव्य की हम शिल्पगत विशेषताएं देखते हैं, भावगत विशेषताएं देखते हैं, तो भावगत विशेषताएं तो शानदार हैं, शिल्प पे थोड़ा काम हो सकता था, लेकिन चलो उन्होंने इसलिए लिखा ही नहीं ना, लोगों को जगाने के लिए भावना की जरूरत थी, उस पर काम किया और उस पर वो खरा भी उतरता है। कौन? भारत भारती का जो शिल्प है, सॉरी जो काव्य है, ठीक है, जो उसका भाव है, ठीक है। बात किया जाए तो देखिए संवेदना पक्ष की अगर हम बात करें तो ये हम इसकी मैं बात पहले भी कर चुके हैं, फिर से आगे करते हैं कि भारत भारती 3 खंडों में विभक्त रचना है, अतीत खंड, वर्तमान खंड तथा भविष्यत खंड। तीनों खंडों के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने हमें हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, इन तीनों तत्वों का सूक्ष्म विवेचन किया है, ठीक है, सूक्ष्म विवेचन किया है। यदि विस्तार की दृष्टि से देखें तो यह अतीत खंड अत्यंत व्यापक है, मैंने बताया बड़ा है, जो लगभग आधी रचना को क्या करता है, समेटता है। वर्तमान खंड उससे कुछ कम है, जबकि भविष्यत खंड जो है वो सबसे छोटा खंड है, ठीक है। बात की जाए तो भारत भारती जो है, भारत भारती नव जागरण के उद्बोधन का काव्य है, मैं पहले भी बता चुका हूं। इसमें मूल चिंता यही व्यक्त हुई है कि जिस भारत का अतीत इतना गौरवपूर्ण है, वही आज इतना दुर्दशाग्रस्त क्यों है। जिस प्रकार भारत दुर्दशा में गौरव में अतीत की पृष्ठभूमि पर त्रासद वर्तमान का कंट्रास्ट दिखाया गया था, वैसा ही मैं भारत दुर्दशा पर वीडियो कर चुका हूं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वैसा ही दुख भारत भारती का लेखक यानी कि गुप्त जी महसूस करते हैं और उन्होंने इसे उद्बोधन काव्य की संवेदना यदि सिर्फ 2 पंक्तियों में अगर व्यक्त करनी हो तो क्या लिखते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए हैं, क्या और क्या होंगे अभी। मतलब अगर समरी निकाल ली जाए पूरे भारत भारती की तो ये लाइन, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, ये पूरी की पूरी जो लाइन है, ये समरी आप कह सकते हो, सेंट्रल आइडिया कह सकते हो भारत भारती का, ठीक है। आओ विचार करें मिलकर ये समस्याएं सभी, ये इसका सेंट्रल आइडिया आप कह सकते हैं, ठीक है। बात की जाए अगर अतीत के विश्लेषण, जो उसका जो पहला खंड है अतीत का, तो मुख्यतः अतीत खंड में कवि ने, मतलब गुप्त जी ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत की सुंदर झांकियां प्रस्तुत की हैं। जिस प्रकार भारतेंदु ने, मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा में लिखा था, सबके पहले जय ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जय संविधाता कीनो, ठीक है। इसी प्रकार इन्होंने भी, मतलब मैथिली शरण गुप्त जी ने भी भारत भारती की जो संरचना है उसको रचा है, ठीक है। उसी प्रकार जो का भाव जो है वो अतीत खंड में है। स्वाभाविक है कि यहाँ इतिहास, यहाँ वस्तुनिष्ठ अध्ययन का विषय नहीं है, बल्कि मिथक बनकर उभरता है। इतिहास का यह बोध रोमानियत व नॉस्टैल्जिया से भरा हुआ है। लगता है ना कि यार ये तो चीजें हमने पहले भी महसूस की थी, ये तो चीजें हमने पहले भी देखी थी, कुछ वैसा, ठीक। किंतु वस्तुतः यह इतिहास का उपयोगितापूर्ण नजरिया है, जिसमें इतिहास वर्तमान की जरूरतों के साशे में क्या है, ढलकर प्रस्तुत हुआ है, ठीक है। फिर देखा जाए कुछ और बिंदु है जिन पर अगर हम बात करें तो जो गुप्त जी हैं, ठीक है, इनकी समस्या का समाधान भाव के स्तर पे करना चाह रहे थे, समझ रहे हैं। इसी प्रकार कारण उन्होंने भाव पे ज्यादा ध्यान दिया, शायद से शिल्प पे इस वजह से ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो भाव के स्तर पे समस्या का समाधान करना चाह रहे थे, ठीक है। भविष्य में परिस्थितियां कैसे बदलेंगी इसका कोई तार्किक आधार उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि मूल उनका लक्ष्य क्या था, उद्बोधन, लोगों को खड़ा कर देना, देश की जो जंगे आजादी थी उसके लिए खड़ा कर देना, उसके लिए उनको उद्वेलित कर देना, वो मुख्य उद्देश्य था। उस पे वो कामयाब हुए थे। देखिए लिखा भी है, हे भाइयों भगवान के आदेश का पालन करो, अनुदार भाव कलंक रूपी पंख प्रक्षालन करो, नवनीत तुल्य दयार्द्र हो, सब भाइयों के ताप में सब में समझकर आपको सबको समझ लो आप में। कितनी अच्छी लाइन, कितनी सारी बातें जिन्हें आप कोट कर सकते हैं, आप निबंध यानी ऐसे में कोट कर सकते हैं। अभी बहुत सारे कोटेशंस आएंगे। गुप्त जी का उद्बोधन कुछ वैसा ही है जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ना कि उत्तिष्ठत प्राप्य वराने बोधत, यानी कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। बिल्कुल वैसा ही उद्बोधन यहाँ पे कोशिश की है लिखने की भारत भारती में, किसने, आदरणीय गुप्त जी ने, ठीक है। भविष्य को लेकर उन्होंने जो आशा दिखाई है वह भी अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति पा सकी है। जो भविष्य को लेकर उन्होंने आशा दिखाई थी, कहीं ना कहीं वो भी अपनी अभिव्यक्ति पा चुकी है। क्या है उसको देख लेते हैं कि विद्या कला कौशल्य में सबका अटल अनुराग हो, उद्योगों का उन्माद हो, आलस्य अध का त्याग हो, सुख और दुख में एक सा सब भाइयों का भाग हो, अंतःकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो, अंतःकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो। क्या शानदार संभावना है और कितने अच्छे तरीके से शब्दों में पिरोया है, ठीक है। भाषा का ध्यान देखिए कितना खास लिया है, ठीक है। खैर कुछ बातें और भी हैं, जैसे अगर हम बात करें प्रसाद गुण की, तो प्रसाद गुण के कारण कभी कभी भारत भारती पे उपदेशात्मक होने का आरोप लगता है कि बहुत उपदेश किया गया है, बहुत ज्यादा इसमें ज्ञान दिया गया है, ठीक है। गुप्त जी अगर बात की जाए तो गुप्त जी ने जो प्रसिद्ध शायर एक थे मौलाना हाली, उनकी रचना थी मुसद्दस से हाली से प्रभावित थे, तथा जिसमें मतलब उन्होंने हाली, मतलब जो हाली साहब थे, उन्होंने अपनी परंपरा का गुणगान किया था।
भारत भारती में भी उसी प्रकार मैथिली शरण गुप्त ने अपनी परंपरा का गुणगान ही किया है। ठीक है, इससे प्रभावित होकर भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना की गरिमा का बोध कराने का प्रयास किसने किया है? आदरणीय गुप्त जी ने प्रयास किया है। ठीक है, बात किया जाए राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्यों को, तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्यों को उठाकर भारतीय मन में आत्मीयता का भाव उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। आत्मीयता का भाव क्या कहते हैं, उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। आत्मीयता मतलब कितना अपनापन हो सकता है। ठीक है, वर्तमान की समस्याओं का विश्लेषण करते हुए उसके कारणों तथा उससे उत्पन्न हताशा एवं निराशा के समाधान की तलाश में अतीत की ओर दृष्टि की गई है कि कैसे अतीत कितना अच्छा था, भविष्य में कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है, इसकी बात की गई है भारत भारती में। ठीक है, अतीत की गौरवशाली झांकियां प्रस्तुत करते हुए वर्तमान भारत की दशा और दिशा निर्धारित करने का प्रयास भी किया गया है कि यार देखो भविष्य में कितना अच्छा था, क्या गौरवशाली दिन थे, अब हम क्या हो गए हैं, क्या थे, क्या हो गए हैं, क्या होंगे अभी, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी रचना भारत दुर्दशा तथा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी जो रचना थी संपत्ति शास्त्र में भी कुछ इसी प्रकार की युगीन परिस्थितियों का वर्णन किया है और कहीं ना कहीं उससे ही प्रेरणा ली है गुप्त जी ने और उससे प्रेरणा लेके ही रचना की है। ठीक है, गुप्त जी ने इन्हीं से प्रेरणा लेते हुए अपने समय की युगीन परिस्थितियों का चित्रण किया है तथा साम्राज्यवादी तथा उपनिवेशवादी सत्ता के शोषण मूलक चरित्र का उद्घाटन किया है। जो शोषण करती सत्ता थी उसके चरित्र को क्या किया, उद्घाटित किया है। अगर बात करें गुप्त जी की, गुप्त जी का ध्यान केवल भारत के गौरवशाली अतीत पर ही नहीं था बल्कि राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं पर भी उन्होंने लिखा है बाकायदा भारत भारती में। ठीक है, उन्होंने इस बात पर क्षोभ भी जताया है कि इतनी महान संस्कृति वाला यह देश आज पश्चिम का क्या कर रहा है, अंधानुकरण कर रहा है, जो वस्तुतः मानसिक दास्ता है। निश्चित तौर पे आज भी हम देखते हैं कि जो हमारे देश के बच्चे हैं बहुत सारे चीजों में, ठीक है, हमारी कला संस्कृति में आपको कुछ इश्यूज दिख सकते हैं, पर किसी चीज का अंधानुकरण करना कहीं पे भी तार्किक नहीं है। आप पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो कीजिए, जिस संस्कृति को आपको फॉलो करना है, मेलुआ हो या मायन संस्कृति हो, जो फॉलो करना हो आप करिए, लेकिन आपके तर्क उसमें होने चाहिए कि कितना सही कितना गलत। मैं ये कहता हूं कि हर व्यक्ति को उसका कल्चर, उसकी संस्कृति को फॉलो करने की स्वतंत्रता है और होनी चाहिए, लेकिन उसमें एक वो तर्क भी हो कि क्या ये हमारे लिए सही है। अगर आपका अंतःकरण कहता है, अगर आपका अंतःस्थल कहता है, अगर आपके अंदर से आवाज आती है कि नो दिस इज गुड फॉर मी, ये मेरे लिए अच्छा है, तो बिल्कुल फॉलो कीजिए, लेकिन एक तार्किक प्रश्न तो जरूर करिएगा। ठीक है, भारत की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि औरतों की चूड़ियां भी विदेशों से आ रही हैं। क्या वे चूड़ियां तक है विदेशी, देख लो बस हो चुका, भारत स्वकीय सुहाग भी परकीय करके खो चुका। बाकायदा जो विदेश को फॉलो करने की बात है कि चूड़ियां तक विदेश से आ रही, मतलब वो चीज जो हमारे संस्कृति की पहचान थी वो भी कहां से आ रही है, वो भी विदेश से आ रही है, ये बताना चाह रहे हैं आप। ठीक है, गुप्त जी कहते हैं कि हमारी भावी पीढ़ी अपनी सभ्यता संस्कृति से अनजान मात्र जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा प्राप्त कर रही है। यह पीढ़ी सांस्कृतिक चेतना तथा युग बोध के मामले में क्या है, शून्य है। मतलब न सांस्कृतिक चेतना है, न इन्हें युग बोध है कि युग में क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं, हमारा इतिहास क्या था, हमारा कल्चर क्या था क्या नहीं, इसके मामले, इसकी बात को लेके कहीं ना कहीं जो युवा है बड़े कंफ्यूज है। ठीक है, गुप्त जी लिखते हैं वर्तमान शिक्षा जो पद्धति है वो व्यक्ति में मूल्य तथा नैतिकता नहीं भरती बल्कि दासत्व का भाव भरती है। आप लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति की बात कर लीजिए, जिसको बहुत दोषारोपण किया जाता है, कहीं ना कहीं उसका एग्जैक्ट जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे गुप्त जी ने किया है। हमने बिगड़ कर भी बनाए जन्म के बिगड़े हुए, मरते हुए भी हैं जगाए मृत्यु तुल्य पड़े हुए। बाकायदा इन्होंने लिखा है कि शिक्षा व्यवस्था क्या कर रही है, दासों को जन्म दे रही है, शिक्षित लोगों को जन्म नहीं दे रही है। ठीक है, खैर अतीत के विश्लेषण में और कि कुछ खंड और इस प्रकार है कि भारत विश्व के सभी देशों से अधिक विकसित था। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषिभूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। भारत में रहने को देवी देवता भी तरसते हैं, इस बात को भी इन्होंने यहां पर मेंशन किया हुआ है। सुरलोक में भी गीत ऐसे देवगण गाते रहे हैं, धन्य भारतवर्ष है, सुरलोक से भी सर्वथा उसका अधिक उत्कर्ष है। तो महान भारत, देवता भी यहां पे जन्म लेने को तरसते थे, ऐसा वर्णन है यहाँ पे। सबसे पहला ज्ञान और सभ्यता का विकास भी भारत में हुआ, इसको भी यहाँ पे वर्णित करते हैं। क्या लिखते हैं, वे लिखते हैं कि संसार को पहले हम ही ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की। सबसे पहले दुनिया को ज्ञान विज्ञान के बारे में, ठीक है,
किस चीज के बारे में? चिकित्सा के बारे में, ठीक है, और बहुत सारी पद्धतियों के बारे में, विज्ञान से जुड़ी बहुत सारे बेसिस के बारे में किसने सिखाया? हमने सिखाया। ये वर्णन भी यहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। लिखा है ना कि गुप्त जी ने लिखा है कि भारत सबसे प्रबुद्ध देश है, जहां देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं, तथा सबसे पहले ज्ञान व सभ्यता का विकास भी भारतवर्ष में हुआ था। साथ ही गुप्त जी ने यह भी बताया कि त्याग व ध्यान हमारी संस्कृति के प्राण तत्व रहे हैं। वे क्या लिखते हैं? वे आ रही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे, दे दी जिन्होंने अस्थियां परमार्थित, जानी यहां शिवी हरिश्चंद्र दधीची से होते रहे दानी, यहां से होते रहे दानी। यहां कितने विस्तार से चीजों को इन्होंने लिखा है यहां पे। खैर, फिर उन्होंने भारत की स्त्रियों की महानता के बारे में भी बताया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम अपाला घोषा की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की, जब हम बात करते हैं पुराने समय में तमाम विदुषी महिलाओं की, चाहे हम गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद में गार्गी की बात करें, तो बहुत शानदार इतिहास रहा। विदुषी महिलाएं रहीं। क्या भारत की स्त्रियां महान थी? क्योंकि वे भगवान से पहले अपने पति को पूजती थी। यहां पे एंगल थोड़ा सा उन्होंने बदला है, लेकिन अगर आप इसको लंबे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो उस महानता का भी जिक्र किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। क्या है? क्योंकि वे मन वचन कर्म से पति के प्रति समर्पित रहने को ही अपना धर्म समझती थी। क्या? पूजन किया पति का स्त्रियों ने भी भक्तिपूर्ण विधान से, आंचल पसार प्रणाम कर फिर विनय की भगवान से, फिर की विनय भगवान से। तो मतलब क्या कि अपने पति को, आप ये कह सकते हो कि पति के लिए बहुत ही निष्ठावान थी। इतनी निष्ठा थी कि भगवान से भी पहले भी किसको रखते थे? पति को रहते थे। तो वो महिलाएं जो पाश्चात्य प्रभाव में कुछ भी व्यवहार कर रही थी, शायद उन पे इन्होंने टीका किया हुआ है, उन पे इन्होंने ये टिप्पणी की हुई है, ठीक है। त्याग व दान करना तो हमारी संस्कृति के प्राण तत्व रहे हैं। गुप्त जी क्या लिखते हैं? वे, ये तो खैर हमने इसको लिखवा भी दिया, कीते थे, ठीक है, इसको हमने लिखवा भी दिया यहाँ पे। खैर, जो बात थी वो स्त्रियों की महानता की बात, इसको भी हमने यहाँ पे जिक्र कर लिया। तो अभी तक हमने अतीत के तत्वों की बात की कि अतीत के बारे में उन्होंने क्या लिखा। आगे के जो क्रम रहेंगे मैं कोशिश करूंगा कि उसमें जो वर्तमान और जो भविष्य वाला जो खंड है उसको भी, उस पर भी मैं वीडियो लेके आऊँ, डिटेल में उसकी जो मूल भावना है उसको भी आपको समझाते चलूँ, ताकि आप न सिर्फ हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र मजबूत कर सकें, बल्कि आप भारत की जो गौरवशाली संस्कृति है, जो भारत के गौरवशाली लेखक हैं, उनकी लेखनी को पढ़ सकें, संस्कृति को समझ सकें, अपने अध्यायों से जुड़ सकें और अपने देश की जड़ों से जुड़ सकें, ठीक है। जैसा कि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं ना कि गो बैक टू वेदास, मतलब मूल की तरफ जाओ, उस मूल की तरफ आप जा सकें। फिर से बताता चलूं कि जो हम स्टडी आईक्यू का जो हिंदी साहित्य का जो बैच नंबर 7 है, जो मैं खुद लेके आता हूं, 18 अक्टूबर को बैच क्लोज हो रहा है। 18 अक्टूबर डेट याद रखिएगा, विकास लाइव कोड याद रखिएगा। studyIQ.com पर विजिट करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। 1 बजे से कक्षाएं इसकी होती हैं। अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके जुड़ेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और कुछ डिटेल अगर आपको जाननी हो या मुझसे बात करनी हो तो vikas.singh@studyIQ.com पे आप मेल कर सकते हैं, या आप स्कैन करके इस मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए @official विकास करके। वहां पे भी आपको बहुत डिटेल्स मिल जाएंगी, उस पर भी मैं वीडियो की सूचना देता रहता हूं। बाकी आपका दिन शुभ हो। दिवाली आने वाली है, ये जो आने वाले 10-12 दिन है, आप स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। हिंदी साहित्य से जुड़ना हो तो अभी विजिट कर लें studyIQ.com। बाकी हमें जरूर बताइएगा कि और किन विषयों पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट, शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।